हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल प्रिंट स्टडी चैनल। पार्ट ए में टॉपिक 1 कवर कर लिया गया है। सीपीसी का सीरीज चल रहा है जो DU LLB थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है, सीपीसी एंड लिमिटेशन एक्ट। इसमें हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट में सीपीसी को लेकर हम स्टार्ट किए हैं सीरीज। इसमें टॉपिक वाइज हम वीडियो आएगी, टॉपिक 1 टॉपिक 2 जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही कवर किया जाएगा। तो टॉपिक 1 का वीडियो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम टॉपिक 2 कवर कर रहे हैं। टॉपिक 2 है जुडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ रेस सबजुडिस एंड रेस जुडिकाटा। ठीक है, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 इसमें कवर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस सर, आई वांट टू कंटिन्यू फर्दर फ्रॉम सेक्शन 9 सर। ओके, सेक्शन 9 ये बोलता है कि जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट्स, कि ये है कि कोर्ट के पास वो जुडिक्शन है ट्राई करने के लिए टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज एदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। ये बातें करता है इसमें कि जो कोर्ट के पास पावर है कि जुडिक्शन है कि वो हर एक सूट ऑफ सिविल नेचर को ट्राई कर सकता है, लेकिन ऐसे सूट्स जो कॉग्निजेंस के साथ वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड हैं उसको वहाँ वो रुक जाता है, वहाँ पे वो स्टॉप हो जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक एक्सेप्शन हो गया मतलब। और इसी एक्सेप्शन पे ही एक केस हुआ है जो गुंडा जी सत्यवती शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला जो केस है, बीकाजी जोशी जो भी करके है, वो रामचंद्र बीकाजी जोशी करके, इसी पे ये केस हुआ। ठीक है ना? हाँ जी। तो यही है कि सूट्स ऑफ सिविल नेचर क्या है, थोड़ा हम डिफाइन कर देंगे एग्जाम में तो बेटर रहेगा इसको लेके। ओके, कि वो सिविल नेचर का तो वैसे जो वर्ड है ना वो वाइडर है देन द वर्ड सिविल प्रोसीडिंग्स। तो एक्सप्रेशन सूट्स ऑफ सिविल नेचर विल कवर प्राइवेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अ सिटीजन। जैसे पॉलिटिकल है कि हो गया, सोशल हो गया, और रिलीजियस क्वेश्चन जो भी है ये सब कवर नहीं होते हैं इस एक्सप्रेशन से। जो सूट्स ऑफ सिविल नेचर में जो वर्ड है ना, इसमें ऐसे चीज जो पॉलिटिकल हो, सोशल हो और रिलीजियस हो, ऐसे क्वेश्चंस का कोई जगह नहीं है। ठीक है ना? तो वैसे इफ देयर एग्जिस्ट लीगल राइट की हम अगर बात करेंगे, कोई अगर लीगल राइट एग्जिस्ट कर रहा हो और अगर वो वायलेट हुआ है तो इसे कहा जाता है सूट्स ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, तो ये चीज़ है। सूट इन विच प्रिंसिपल क्वेश्चन रिलेट्स टू कास्ट और रिलीजन, ये भी सूट्स ऑफ सिविल नेचर नहीं है। तो क्या सूट्स ऑफ सिविल नेचर है, क्या सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं है, ये चीज़ हमें दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस को पढ़ने से पहले। और मैनली और वैसे बहुत चीज़ें, लेकिन इतने हमें नहीं लिखना है, बस थोड़ा डिफाइन कर देना है। और सूट एक्सप्रेसली बार्ड, इम्प्लाइडली बार्ड को लेके जो बातें हैं उसको देख लेते हैं इस केस लॉ में। तो सेक्शन बात करता है केस लॉज कौन है? कुंडा जी सत्यवती शिंदे वर्सेस रामचंद्र बीकाजी। ठीक है। तो इस केस में ये है कि गुंडा जी जो रहते हैं अपिलांट रहते हैं, इसमें प्लेंटिफ रहते हैं, जो कॉन्टेक्ट करते हैं वो जो रेस्पोंडेंट है हमारे रामचंद्र बीकाजी जोशी के साथ। ठीक है, कुछ लैंड को खरीदने को लेकर। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, जो डिफेंडेंट होते हैं वो मना कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को लेके। तो प्लेंटिफ जो होता है वो सूट फाइल कर देता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेके डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो ये 2 ग्राउंड पे करता है डिफेंडेंट कंटेस्ट। ठीक है, कि आपने तो पहले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही है, किया है। दूसरा है कि ये जो सेक्शन है 63 ऑफ द बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड, उसके अकॉर्डिंग प्लेंटिफ क्या एग्रीकल्चरिस्ट है और क्या उसे सच में जमीन खरीदने नहीं दी जाएगी। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था इसमें ना, जमीन को, लैंड को मतलब बेचने को लेके कर रहा था, जो लॉ के अगेंस्ट कॉन्ट्रारी था। जो पार्टिकुलर जो वहाँ स्पेसिफिक जो लोकल लॉ थी ना, बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड एक्ट, उससे ये प्रोहिबिट कर रहा था, ये लॉ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, और ये इन्फोर्सेबल नहीं है। तो ये इनका मानना था, जो प्लेंटिफ जो डिफेंडेंट है इनका मानना था डिफेंडेंट, और ये 2 ग्राउंड पे ये सूट फाइल किए थे। ठीक है, और दूसरा यही बता रहे थे कि ये जो प्लेंटिफ है वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है। ठीक है, और ये मामलतदार के कोर्ट ही इसको बस उसी के जुडिक्शन में आ सकता है अंडर सेक्शन 85 रीड विथ 85A ऑफ द एक्ट का। तो ये सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी यहाँ पे कम्स इनटू प्ले होता है, और इसके अकॉर्डिंग ये बार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो कोर्ट है वो मामलतदार ही बस कंसिडर किया जाना चाहिए यहाँ पे। और कोई सिविल कोर्ट जो है और भी मतलब कहीं और ये सूट फाइल हो ही नहीं सकता। इसके जुडिक्शन को लिमिट करता है सेक्शन 9। सर सेक्शन 9 जो है, आप एक बार हो सके तो आप थोड़ा एक बार इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर, इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन 1 भी वो सब भी थोड़ा बता दीजिए। ओके, मैं रीड करता हूँ सेक्शन 9। हाँ, सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी, कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। कोर्ट सारे सिविल सूट को ट्राई करेगा जब तक उस पर कोई बार नहीं कहते कोई भी लॉ बार नहीं करता हो। इसको आगे पढ़ेंगे। द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियर इन कंटेन
have jurisdiction to try all suits of a civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. अगर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अगर बार करता है तो उसको सूट ट्राई नहीं कर सकता है, लेकिन जनरली सूट ट्राई करेगा, लेकिन वो सिविल नेचर का होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है सिविल नेचर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है? ए सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on a decision of a question to religious rites or ceremonies, ठीक है। Explanation 2. For the purpose of this section, it is immaterial whether or not any fees are attached to the office referred in explanation 1 or whether or not such office is attached to a particular place. मेनली इसमें क्या कह रहा है कि जो भी सिविल नेचर का सूट्स होगा सारे सिविल सूट को ट्राई करेगा कोर्ट, लेकिन वो अगर बार होगा तो ट्राई नहीं करेगा, ठीक है। मेनली है बार एक्सप्रेसली भी हो सकता है और इम्प्लाइडली भी हो सकता है। हाँ सर, तो वही मेनली इशू ही रहा इस केस का। हाँ। इसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजन है हमारे सेक्शन 9 के कि प्लेंटिफ क्या सच में एग्रीकल्चरिस्ट था कि नहीं था, ठीक है। और जो जुडिक्शन है सिविल कोर्ट का उसके अकॉर्डिंग वो सेक्शन 9 अप्लाई होगा इसमें, और जो 85 है सेक्शन वहाँ का रेड विथ 85A और बंगाल एंड टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर जो लॉ है वहाँ का, उसके अकॉर्डिंग उस पर जुडिक्शन लगेगी कि नहीं लगेगी, बार्ड हो जाएगा कि नहीं, रोक दिया जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही इसमें कहा था अल्टीमेटली कि जो भी ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जो भी डिसाइडेड हैं और जो भी डील की जाते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अंडर द टेनेंसी एक्ट, तो जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट विल हैव बार्ड, तो उस पर वो बार्ड लगा दिया जाएगा सिविल जो कोर्ट का होगा जुडिक्शन अंडर सेक्शन 9, और वो जो रेफर्ड है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अंडर द टेनेंसी एक्ट जो भी है वो उसको रेफर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और कोर्ट ओवररूल कर दी इसीलिए सर डिसीजन हाई कोर्ट की भी, और ये बोला कि जो सिविल कोर्ट का जुडिक्शन है वही डील कर सकता है मामलादार जो है उसके जगह पे, ठीक ना। तो मैंने यही सर इसमें ओवरऑल जो डिसीजन आया है। डिसीजन क्या रहा सर इसमें? फाइनली कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि वही कहा कि जो भी है इंसिडेंटल जो भी है सिविल सूट में वो बार्ड हो जाएगा, और जो भी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर टेनेंसी एक्ट, तो कोर्ट ने ओवररूल कर दिया अल्टीमेटली हाई कोर्ट के डिसीजन को, ये बोलते हुए कि जो डिक्शन है सिविल कोर्ट का वही डील कर सकता है जो भी इशूज हैं रेफरिंग टू द मामलादार। जो वहाँ की जो लोकल जो ये हुई ना जो ये कोर्ट है हमारा मामलतदार जो कोर्ट है, तो वही जो है क्योंकि उसके ही जुडिक्शन में आता है ना ये, इसीलिए वही बस इससे। तो सर मैं एक बार केसमेट से भी कंक्लूजन पढ़ देता हूँ। हाँ। ये आप पेज पारा 19 रेफर कर सकते हैं जजमेंट का अपने केस लॉज का, केस मटेरियल का। पारा 19, इफ प्लेंटिफ sued for specific performance of a contract for sale of agricultural land governed by provision of Tenancy Act in civil court, and the defendant appeared and raised the connection that in the view of the provision contained in section 63 of the Tenancy Act, the plaintiff being not agriculturalist, यहाँ पर क्या कह रहा है? एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं है, he is barred from the purchasing of the land. The issue would arise whether the plaintiff is an agriculturalist or not. यही एक इशू अराइज हुआ था कि क्या प्लेंटिफ एग्रीकल्चरलिस्ट है कि नहीं है। अगर है तो लैंड खरीद सकता है, अगर नहीं है तो नहीं खरीद सकता है। बिल्कुल, ये पहला इशू आया। सच एन इशू बीइंग विद इन द एक्सक्लूसिव जुडिक्शन ऑफ द मामलतदार। कौन डिसाइड करेगा वेदर ए पर्सन इज एग्रीकल्चरलिस्ट और नॉट? तो दैट पावर हैज गिवन टू whom? मामलतदार, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो गया। कॉम्पिटेंट यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो एक्सक्लूसिव जुडिक्शन में आया मामलतदार के पास आया है, ठीक है। तो इट इज इनकम्पिटेंट अपॉन द सिविल कोर्ट टू रेफर द इशू टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हुई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मामलतदार अंडर द टेनेंसी एक्ट, and the civil court has no jurisdiction to decide to or deal with the same. The issue arises in the suit from which the present appeal arises. The both trial court and देखिए यहाँ पर सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहे हैं? The trial court and the high court were erred, यानी कि गलत है अपने डिसीजन को लेकर, अपने डिसीजन गलत दिए उन्होंने, ठीक है। erred in clutching at the jurisdiction which did not vest in them. And therefore on the ground alone this appeal will succeed, यानी कि प्लेंटिफ के फेवर में जो है वो चला गया, डिसीजन चला गया। और यहाँ पे दोनों जो है ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट
का डिसीजन को एरर बताया ओवररूल करा दिया गया। ठीक है, ये था केस ममतदार सॉरी केस गुंडा जी सिंधे वर्सेस रामचंद्र बीकाजी जोशी का केस है। हाँ, तो फर्स्ट केस ये सेक्शन 9 पे हो गया, और मैं सेक्शन 10 पे आना चाहिए सर। सेक्शन 10 जो है आपका स्टे ऑफ सूट, जो रेस सब्सिडाइज की बातें करते हैं हम इसमें, उस पे है वो। और मैंने रेस सब्सिडाइज मतलब क्या होता है ये बता दूं पहले। रेस मतलब होता है ऐसा थिंग, ऐसा कोई मैटर जो सब्सिडाइज मतलब है इसका कि ऑलरेडी जो कंसिडरेशन है जो पेंडिंग है, जुडिशियल इंक्वायरी जो ऑलरेडी पेंडिंग है, तो ये होगा। तो मतलब पेंडिंग एडजुडिकेशन, अगर हम बोलेंगे रेस सब्सिडाइज को टोटल, तो वो पेंडिंग एडजुडिकेशन जो मैटर ऑलरेडी ये कंसिडरेशन में है, तो ये है सेक्शन 10। ऑब्जेक्टिव यही है सर सेक्शन 10 का कि ये कोर्ट को प्रिवेंट करता है कि कंकरेंट जुडिक्शन को लेके एक साथ आप सिमल्टेनियसली इंटरटेन नहीं कर सकते हैं और ये एडजुकेट नहीं कर सकते हैं दो पैरेलल लिटिगेशन को लेके। ठीक है, पैरेलल लिटिगेशन पे। ठीक है, तो यही है रेस्पेक्ट। इसके रेस्पेक्ट में हम क्या कहते हैं कि सेम कॉज ऑफ एक्शन जहां हो, या सेम सब्जेक्ट मैटर हो, और जहां सेम हमें रिलीफ हो, तो यही है। तो हमेशा होता क्या है कि इसमें मतलब कंडीशंस क्या क्या आते हैं सेक्शन 10 में मेनली, कि जो दो वहाँ हमेशा 2 सूट होनी चाहिए। जब भी हम रेस सब्सिडाइज की बात करेंगे, मिनिमम 2 सूट, हाँ मिनिमम 2 सूट वहाँ फाइल होनी चाहिए रिक्वायर्ड। और हाँ, जिसमें कि पहला जो फॉर्मर सूट हो, एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूशन जो सूट हो, उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट हो, तो वो चाहिए एक फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट, जो कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इफेक्ट्स करता है पार्टीज ऑफ द राइट ऑफ द पार्टीज को लेके। ये चीजें हैं। और बोथ द सूट मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव, सेम पार्टीज और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक ना। और क्या है कि जो पहले जो इंस्टीट्यूट सूट हो रखा है वो ऑलरेडी पेंडिंग होना चाहिए किसी सेम कोर्ट में, या किसी अदर कोर्ट में हो सकता है, इंडिया के किसी अदर कोर्ट में हो सकता है। और ये ऐसा कोई कोर्ट जो बियॉन्ड हो लिमिट्स ऑफ इंडिया के, जो इसमें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में फॉल करता हो, या सुप्रीम कोर्ट के पहले वो आना चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आना चाहिए। बस यही है। ठीक ना। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 10। यस सर। और टेस्ट क्या है, मतलब कि ये पता करने को लेके सेक्शन 10 का, कि जो भी डिसीजन है ना प्रिवेंसी इंस्टीट्यूटेड सूट में, वो ऑपरेट होगा रेस जुडिकाटा की तरह इन सब्सिक्वेंट सूट में। ठीक है। There is explanation given to this section. The pendency of a suit in a foreign court does not include the court in India from the trying a suit founded on the same cause of action. ठीक है। Now इस पे रिलेटेड एक केस का नाम क्या है सर? इस पे सीए बालाकृष्णन वर्सेस इंडियन महाराष्ट्र वर्सेस इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट का केस है 1998 का है। यस। इसमें ऑनरेबल जस्टिस जीटी नानावती ने जजमेंट दिया है, लिखा है। तो वो नानावती केएम नानावती कोई अलग है क्या? नहीं, जीटी नानावती, नॉट केएम नानावती। नहीं, उस नेमोनिक से याद कर सकते हैं। हाँ चलिए, ठीक है। तो सर इसके फैक्ट्स, इश्यूज और जजमेंट को थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए प्लीज। हाँ। मेनली ये केस में थोड़ा समरी प्रोसीजर का भी बातें करते हैं, जो ऑर्डर 37 में है। तो बैंक की इसमें रहती है, इंडियन बैंक की जो भी है सूट फाइल करती है, समरी सूट बॉम्बे हाई कोर्ट में अंडर ऑर्डर 37 अगेंस्ट द फेडरेशन को लेके डिग्री पास की जाती है इसमें कुछ, कि जो भी अमाउंट है वो रिकवर करना है उसे। ठीक है। तो मैं सर इसमें इशू में पढ़ देता हूँ, इसमें फर्स्ट में ही दिया है उसमें, वेदर द बार to proceed with the trial of subsequently instituted suit contained in section 10 of the Code of Civil Procedure is applicable to summary suit filed under order 37 of the code or not. ठीक है। तो आप अपना हाँ, तो वो चीज़ है कि इसमें सर वो होता है कि अपीलांट जो होते हैं इंडियन बैंक होते हैं इसमें, जो क्रेडिट देते हैं अराउंड 4 करोड़ रुपए के होते हैं कुछ, वो लोन देते हैं। ठीक है ना। रेस्पोंडेंट जो इसमें कोऑपरेटिव फेडरेशन है ना, 3,78,019 सब कुछ अमाउंट है जो 4 करोड़ के अप्रॉक्स में आ जाता है मतलब। तो लोन को रिकवर करने के लिए बैंक फाइल करती है, समरी सूट फाइल करती है अंडर ऑर्डर 37 ट्रायल कोर्ट के पास। ठीक है। तो फेडरेशन क्या करता है, सूट जो होता है ना वो बोलता है कि वो ये जो सूट फाइल किया हो ना आप, वो क्या है, समरी सूट है। ठीक है। इसमें कि बैंक वो सब्जेक्ट मैटर भी देखेगा, वो है ना, मतलब ओवर सेम सब्जेक्ट मैटर पे है। तो इसी कारण से क्या हो जा रहा है, सेक्शन 10 जो है वो अप्लाई होगा और समरी सूट को स्टे कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ट्रायल कोर्ट क्या बोलती है कि जो सेक्शन 10 जो है वो अप्लाई नहीं होता है समरी सूट पे, क्योंकि ट्रायल जो समरी सूट में तभी अप्लाई होगा जब उसको लीव टू डिफेंड ग्रांट किया जाएगा। ठीक है ना। तो कुछ कंडीशंस हैं समरी सूट के जो वो अप्लाई होते हैं सेक्शन 10 पे।
ठीक ना। तो वो जब कंडीशन ही नहीं होगा तो सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा, ऐसा मानना था इनका कि समरी सूट पे ही अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 10। तो लिव टू डिफेंड अगर ग्रांट करेगी तभी समरी सूट आगे हम एज ए रेगुलर सूट मान सकते हैं और तभी अप्लीकेबल हो पाएगा ये। तो ये प्रोविजन जो सीपीसी का है, ये सेक्शन 10 जो है नॉट अप्लीकेबल ऑन समरी सूट, यही बताया गया है मेनली इसमें, अगर क्रक्स समझा जाए इस केस का तो। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने लेकिन रिवर्स कर दिया डिसीजन ऑफ ट्रायल कोर्ट का कि नहीं ये हो सकता है एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये अपील चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि वेदर तो वही है इसका इशू कि क्या जो प्रोसीड कर रहे हो आप ट्रायल सब जो इंस्टीट्यूट सूट किए हो आप सेक्शन 10 में, वो क्या समरी सूट के लिए भी अप्लाई हो सकता है अंडर ऑर्डर 37। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को बिल्कुल क्वैश कर दिया हाई कोर्ट का और ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को फेल्ड कर दिया और बोला कि नहीं, बार टू द प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट जो कंटेंट इन सेक्शन 10 इज नॉट एप्लीकेबल टू समरी सूट। जो भी सेक्शन 10 है रेज सब्जुडाइस का, वो बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होगा समरी सूट में अंडर ऑर्डर 37। अच्छा, मतलब ये कुछ मैटर थी जो बैंक और बैंक से रिलेटेड थी, लॉन जो दे रखे थे जो हमारा डिफेंडेंट रेस्पोंडेंट जो पार्टी है, तो वो बैंक तभी लॉन कर पाता जब उसे उसके अकॉर्डिंग उसे लिव टू डिफेंड मिलता, ग्रांट किया था, लेकिन ऐसा कुछ उसमें हुआ नहीं। ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने यही कहा था कि नहीं हो सकता है, लेकिन हाई कोर्ट को ही ज़्यादा वो पड़ता है ना, वो ज़्यादा रहता है सिस्टम चेंज करने का। ठीक है, तो उन्होंने कोशिश किया लेकिन रिवर्स कर दिया डिसीजन को ट्रायल कोर्ट के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अंतिम में हाई कोर्ट के डिसीजन को गलत बताया और ट्रायल कोर्ट के डिसीजन को फेल कर दिया और बोला नहीं एप्लीकेबल हो सकता है अंडर ऑर्डर 37 और सेक्शन 10 इज नॉट एप्लीकेबल टू समरी सूट अंडर ऑर्डर 37। इतना ही समझेंगे सर इसमें, तो मैंने इतना ही। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस भी इसमें रेफर किया है। अगर आप पारा 11 पढ़े, मैं डिसीजन पे आता हूँ। ठीक है, पारा 11 पढ़ेंगे ऑफ द केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इन आवर ओपिनियन द डिवीजन बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट वाज इन अर्ड, ठीक है, इन टेकिंग ए different view. It had relied upon the decision of the court हरीश चंद्रा वर्सेस त्रिलोकी सिंह। ये हाई कोर्ट इस डिसीजन पे रिलाई अपॉन करके अपना डिसीजन दिया है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, that was a case arising out the representation of the People's Act and therefore it was not proper to apply the interpretation of the word trial here in this case, while the interpreting the section 10 of in the context of the order 37 of the act. ठीक है, we therefore allow this appeal and set aside the impact or judgment of the division bench of the high court and restore the order passed by the learned single judge. हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच के जो सिंगल जज के जो ऑर्डर थे उनको रिस्टोर कर दिया गया, उनको मतलब हेल्ड कर दिया गया और डिवीजन जज के बेंच को जजमेंट को ओवरऑल कर दिया गया। ये था केस। नाउ नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। हाँ, मैंने रेस जुडिकाटा जो आया इसका भी ऑब्जेक्टिव सेम ही रहता है रेस सब्जुडाइस की तरह, बट ये है कि थोड़ा इसका डिफरेंस ये है कि रेस जुडिकाटा मतलब ये हुआ कि जो ऑलरेडी जो डिसाइडेड है, रेस मतलब ऐसा कोई थिंग और जो मैटर जो ऑलरेडी जुडिशरी डिसाइडेड हो कोर्ट के द्वारा। ठीक ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा इवॉल्व हुआ था कोई इंग्लिश लॉ कॉमन लॉ सिस्टम से ही कि जो सब्जेक्ट मैटर है वैसा है जो ऑलरेडी एडजस्ड है या डिसाइडेड है। सेक्शन 11 बातें करता है जिसमें हम ये समझते हैं कि ये रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट है कि जजमेंट का पूरा कंक्लूजन अल्टीमेटली आ चुका है और फिर वो जो कहता है सेक्शन 11 की नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टी और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। कि भैया कि कोई भी ऐसा कोर्ट ट्राई नहीं कर सकता कोई भी ऐसा सूट को ऐसे को जो ऑलरेडी जो मैटर वो डायरेक्टली सब्सटेंशियली इशू में रहे और वो फॉर्मर सूट में भी रहे और सेम पार्टी के बीच में रहे और वो जो पार्टी हो जिसके बीच में वो आप क्लेम कर रहे हो पार्टी वो सेम होनी चाहिए, जो भी पार्टी वो क्लेम कर रही है, और फाइनली डिसाइडेड भी होनी चाहिए। हाँ, और लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल भी है, सेम टाइटल भी होनी चाहिए इसमें, सेम टाइटल। हाँ, और जो भी है वो कोर्ट वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कि जो भी फॉर्मर सूट में जिस कोर्ट ने ट्राई किया है उसको वो सब्सिक्वेंट सूट में भी वो उसी को वही कोर्ट ट्राई करे। ये है सूट जो है सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड एंड हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 3, एक्सप्लेनेशन 4, एक्सप्लेनेशन 5 और एक्सप्लेनेशन 6, 7, 8 तक है सर। तो व्हिच एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस? तो सर एक्चुअली हम ओवरव्यू ले लेते हैं सब एक्सप्लेनेशन के। ठीक है, ओवरव्यू पहला एक्सप्लेनेशन है फॉर्मर सूट, दूसरा
फॉर्मर सूट मतलब कि ऑलरेडी जो पहले डिसाइड हुआ है स्टार्टिंग ठीक में। है। दूसरा है कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट, हाँ। कि सिंपल सा है कि जो कोर्ट कॉम्पिटेंट होगी वही इसको ट्राई करेगी सूट को, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट। थर्ड है मैटर एफर्ट मस्ट हैव बीन टेकन इन द फॉर्मर सूट, जो पार्टी के द्वारा लगाया गया एलिगेशन किसी एक पार्टी के द्वारा, वो डिनाई हो सकता है या एडमिट हो सकता है। और चौथा है एक्सप्लेनेशन 4 कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा। तो इस पे रिलेटेड एक केस लॉ भी है सर इसी में, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन वाला जो केस है। जब जस्ट इसके नेक्स्ट में आएंगे जब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है, तो ये एक्सप्लेनेशन 4 पे ही है सर ये केस। रेस जुडिकाटा ओके सर। कि कोई भी ऐसा मैटर जो माइट और आउट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन फॉर्मर सूट, you are explaining the constructive res judicata। यस सर, ये केस में यही बोला गया था वैसे एक्चुअली। एक्सप्लेनेशन 4 कि हमें लगता है कि इट सीम्स टू बी जुडिकाटा, इट सीम्स टू बी जुडिकाटा, बट ये कंप्लीटली इट्स नॉट ए कंप्लीटली रेज जुडिकाटा। ओके, मतलब ऐसा दिखता है हमें कि ये रेज जुडिकाटा है, बट ये कंप्लीटली होता नहीं है। दिस इज कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा। ठीक है। नाउ एक्सप्लेनेशन 5। ऐसे 5 में है सर डीम्ड रिफ्यूजल, और एक्सप्लेनेशन 6 में है रिप्रेजेंटेटिव सूट, जो ऑर्डर 1 रूल 8 में बातें करते हैं, ठीक ना। इसको कौन सा बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव सूट। हाँ, ऑर्डर एक्सप्लेनेशन 6 को। और एक्सप्लेनेशन 7 है सर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। ओके। और एक्सप्लेनेशन 8 है फॉर्मर कोर्ट, जो इनकॉम्पिटेंट हो और ट्राई सब्सिक्वेंट सूट को लेके, ठीक ना। तो अदरवाइज रेजिड्यू अटैक अप्लाई नहीं होता इसमें, किसी कंडीशन पे होता है बस कि लिमिटेड पेक्यूनियरी जुडिक्शन होना चाहिए और लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, तभी जो अप्लाई होगा। तो इसमें एक्चुअली वो डिफाइन कर लिया जाएगा, बता दिया जाएगा सब एक्सप्लेनेशन को लेके। नाउ कम टू द हाँ, मैक्सिमम वगैरह है सर, तीन मैक्सिमम बता देता हूँ ऐसे। फैसिलिटी मैक्सिमम बता दीजिए। कि नेमो डेविड विक्स। सर जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल राइट, दिस इज द इम्पोर्टेंट मैक्सिम। हाँ सर, ये 3 मैक्सिम है इसमें। एक तो है कि बताइए प्लीज। एक्सेपियो रेस जुडिकाटा, एक्सेपियो रेस जुडिकाटा, स्पेलिंग बताइएगा। EXCEPTIO। जस्ट गिव मी 1 मिनट। EXCEPTIO रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा। वन सूट एंड आई एम राइटिंग रेस जुडिकाटा इन शॉर्ट, रेस RJ, ठीक है। यस सर। वन सूट एंड वन डिसीजन इज एनफ फॉर एनी सिंगल डिस्प्यूट, यही है इसका मतलब। ओके। एक्सेप्ट रेस जुडिकाटा। फर्स्ट मैक्सिम कि एक सूट और एक डिसीजन एनफ है किसी भी सिंगल डिस्प्यूट के लिए। और दूसरा है नेमो डेविड विस वैक्सरी, नेमो डेविड, विस वैक्सरी, DEBET VBIS, हाँ विस वैक्सरी, VEX ARI, प्रो ऊना एट एडम कौजा, इसी में है। हाँ हाँ, प्रो ऊना एट ET हाँ एडम EADEM एडम कौजा। नो पर्सन शुड बी वैक्स ट्वाइस फॉर द सेम काउच। वेक्स्ड या मिस कन्विक्ट समथिंग। हाँ, मतलब यही हो गया कि कोई भी जो पर्सन है, कोई भी ऐसा पर्सन को तंग नहीं किया जाएगा, मतलब नहीं किया जाएगा किसी एक कारण को लेके, यही है। ठीक ना। और तीसरा है इंटरेस्ट रिपब्लिक उटसिट फिनिश लिटियम, ठीक ना। इंटरेस्ट रिपब्लिक उटसिट फिनिश लिटियम, इंटरेस्ट रिपब्लिक उटसिट फिनिश लिटियम, उटसिनिट फिनिश लिटियम। हाँ, कि दे इसका अंतिम ये है इसका सेंस कि ये इट इज द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट कि दैट देयर शुड बी एंड ऑफ एन लिटिगेशन, लिटिगेशन को हम जल्द से जल्द एंड करें, इसका यही ऑब्जेक्टिव मतलब। तो इस तीनों मैक्सिम से हमें सर ऑब्जेक्टिव पता चल जाता है, और जो रेस जुडिकाटा का हो सकता है। ठीक है। और मैंने ये बता दें कि रेस जुडिकाटा जो होता है वो किसी भी को प्लेंटिव के बीच में अप्लाई हो सकता है, को डिफेंडेंट के अप्लाई हो सकता है। तो ये सब चीज़ें के बीच में अप्लाई होती हैं, ये सब चीज़ें रेस जुडिकाटा। ठीक है, 3 मैक्सिम हो गया। और इस पे जो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन है, उसमें मैं जल्दी से ब्रीफ दे देता हूँ इस केस का। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, This case is based on कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। explanation 4 section 11
एक्सप्लेनेशन 4। ये इसमें इसके एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव रेजिडिटी का केस। चलिए सर केस बताइए क्या था एक। पहले ये था कि सब कोई एसआई था पुलिस, उसको डिसमिस कर दिया गया था। रेस्पोंडेंट इसमें जो है आपके वो एसआई हैं, उसको डिसमिस कर दिया गया सर्विस से डीआईजी के द्वारा करप्शन के चार्जेस पे। तो इस डिसमिसल को चैलेंज किया गया, रिट पिटीशन फाइल किया गया हाई कोर्ट में कि जो डिसमिसल हुआ है बिल्कुल वो क्या हुआ है, वो रीजनेबल हियरिंग तरीके नहीं हुआ है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिला था उसे डिफेंड करने के लिए, और ये बिल्कुल वालाफाइड है। तो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया इसी बेसिस पे रिट फाइल को, ठीक है, रिट पिटीशन को। तो रेस्पोंडेंट ने फिर साइड इसे सूट फाइल किया, मतलब चैलेंज किया इसे, ठीक है। तो फिर ये बोला कि जो अपॉइंट करता है आईजी को वो डीआईजी कॉम्पिटेंट नहीं था इसमें, तो वो डिसमिस भी नहीं कर सकता है, ठीक। तो स्टेट ऑफ यूपी ने इसे, इसमें एक आर्टिकल भी रेफर किया गया था शायद, आर्टिकल 311। हाँ 311 रेलिवेंट 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रेलिवेंट टू दिस डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है शायद ना इसमें, क्या? यस, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। मतलब जो अथॉरिटी, मान लीजिए आप डीआईजी हैं, आप किसी को अपॉइंट करते हैं तो उसे उनके सबऑर्डिनेट जो भी अथॉरिटी और उसको और डिसमिस नहीं कर सकता है। अच्छा, वही कर सकता है, इक्विवेलेंट जो होगा उसका वही कर सकता है। इसका मतलब यही है मेन। तो इसमें प्रोटेक्शन मिल रखा है ना सिविल सर्वेंट को किसी भी आर्बिट्रेरी डिसमिसल से, कि ऐसे ही आप किसी को मतलब ऐसे ही जाने अनजाने में किसी को, मतलब ऐसे बिना जो मन में आया मर्जी, अपनी मर्जी के नहीं हटा नहीं सकते किसी को, रिमूव नहीं कर सकते हम, तो ऐसा कुछ है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट को लेके। हाँ, तो इसमें यूपी ने इस कंटेंशन को, स्टेट ऑफ यूपी ने इसी कंटेंशन को बताते हुए बोला कि ये कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा में के बेसिस पे ये फॉल करेगा, और ट्रायल कोर्ट इस सूट को डिसमिस कर दिया। और हाई कोर्ट फिर इसको सूट को हाई कोर्ट ने बोला कि ये सूट बार नहीं होगा क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा में आता है। तो फिर ये स्टेट ऑफ यूपी ने अंतिम में ये फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, एसएलपी डाल दिया। तो इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही कर पाता है इसका। ये एक्चुअली जो इशू है इसका, जो सेकंड सूट जो फाइल किया गया रेस्पोंडेंट के द्वारा, वो प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा एज पर सेक्शन 11 ऑफ एक्सप्लेनेशन 4 ये फॉल करेगा कि नहीं करेगा, और ये प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा के अकॉर्डिंग क्या ये रिट पिटीशन जो फाइल किया गया है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया अपील को, और जजमेंट को, हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड करके बोला कि जो सूट है वो बिल्कुल भी ये कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा पे ही बेसिस पे आता है ये, और जो ये नॉलेज जो डिमांड किया जा रहा है जिस चीज़ का, वो बिल्कुल प्लेंटिफ के नॉलेज में था, एंड विल हैव बीन टेकन इन द, और ऑलरेडी रिट पिटीशन में भी ये आ चुका है, इसीलिए सूट बार्ड हो जाएगा रेज जुडिकाटा के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये हुआ, ये सूट कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा इसमें मान लिया गया। मैं एक बार कंक्लूजन पढ़ देता हूँ, सही रहेगा। सेक्शन इस केस का अगर पारा 8 और 9 रेफर करेंगे तो आपको कंक्लूजन मिल जाएगा इस केस का। इट इज नॉट कंट्रोवर्सी बिफोर अस दैट द रेस्पोंडेंट डिड नॉट रेज द प्ली इन रीट पिटीशन which had been filed in the High Court, that by virtue of clause 1 to Article 311 of the Constitution of he could not be dismissed by the Deputy Inspector of the General Police as he had been appointed by the Inspector General of the Police, ठीक है। It is also not controversy that was an important plea which was within the knowledge of the respondent and could well have been taken in red petition, but he contented himself by raising the other pleas that he was not afforded reasonable opportunity to meet the case against him in the departmental inquiry, and that action taken against him was nullified. It was therefore not permissible for him to challenge his dismissal in the subsequent suit on the other ground that he had been dismissed by an authority subordinate to that by which he was appointed. That was clearly barred by the principle of constructive res judicata, and the High Court erred in taking the contrary view. The appeal is allowed. The impugned judgment of the High Court dated 27th March 1968
the set aside and the respondent suit is dismissed. In the circumstances of the case, we direct the party shall pay and bear their own cost. मैंने यही हुआ कि सुप्रीम नवाब हुसैन का प्ली को डिसमिस कर दिया गया इसी बेसिस पे कंस्ट्रक्शन रेजिडिटी का टैक्स बेसिस। ठीक है, तो नाउ वी आर कवर दिस टॉपिक 2। यस सर, डन। सो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक 3 कवर किया जाएगा।